औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान आरिफ जहांगीरी एक दफ़ा फिर प्रोग्राम कम्युनिटी टॉक के साथ नाजरीन हाजिर है। नाजरीन, साल का पहला प्रोग्राम है हमारा कम्युनिटी 2024 का। आप तमाम लोगों को 2024 का ये साल बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला बहुत सी बरकतें और बहुत सी रहमतें आप तमाम लोगों के घरों पर नाजिल करे। नाज़रीन, आज हम जायजा लेने जा रहे हैं कि 2023 का साल कैसे रहा, क्या मुश्किलात थी, क्या मुश्किलात अभी बरकरार रहेंगी और क्या क्या दुनिया के चंद बड़े वाकयात कौन से थे जिसकी वजह से हालात, मुख्तलिफ हालात रमदार हुए और इंसानियत बहुत सारे चैलेंजेस से गुजरी और जो गुजर भी रही है। सबसे बड़ा चैलेंज हमें पोस्ट कोविड के बाद नजर आता है कि जनाब इन्फ्लेशन रेट बहुत तेजी से आगे बढ़ा है, अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा हुआ है, इंटरेस्ट रेट में इजाफा हुआ है। कनाडा के अंदर ही हम देख लें तो एक बार आप हमें अंदाजा होता है कि वो इंटरेस्ट रेट 1.193 से लेकर आज जो है वो 6.5 अबव जो है ना इंटरेस्ट रेट हमें नजर आता है, जो कि एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट रेट है। और जिन लोगों ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स के मकान लिए हैं उनके ऊपर एक भरपूर किस्म का बोझ हमें नजर आता है। दूसरी अहम बात यह है कि इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से हमें जो है डेब्ट, पर्सनल डेब्ट भी नजर आता है, ओवरऑल डेब्ट भी हमें बड़ा नजर आता है। लेकिन इसके बावजूद हम ये देखते हैं कि सीईओज की जो तनख्वाहें हैं बड़ी तादाद में बढ़ती हैं, उनके बोनसेस बड़े हाई होते हैं और बैंक और उन तमाम कंपनियां जो है भरपूर मुनाफा कमा रही हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज जिनकी मैं बात, तमाम कॉर्पोरेट सेक्टर बड़े बड़े मुनाफे कमाता है, सिवाय उनके जो मिडिल के अंदर या मिडिल क्लास बिजनेस या आपके मीडियम साइज बिजनेस है, उनको हम सिर्फ लॉसेस में जाते हुए देखते हैं या वो खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा जो बड़ी कंपनियां हैं वो छोटी कंपनियों को हजम भी कर लेती हैं। ये तमाम कंपनियां जो है वो प्रॉफिट के लिए काम करती हैं, प्रॉफिट होल्डर और अपने स्टॉक होल्डर के लिए काम करती हैं। और स्टॉक्स जो लोग खरीदते हैं वो जाहिर बात वो चाहते हैं कि उनका ज्यादा से ज्यादा मुनाफा बढ़े। तो एक ये जो सोच है, इसके नतीजे में जो हालात रूनुमा हो रहे हैं 2022 से 2023 के अंदर हमने देखा, और हम देख रहे हैं कि मुसलसल जो है वो दुनिया की जो ग्रोथ है वो 3.5 से कम होकर 3.0 के अंदर आ गई है। इसके बावजूद कि तमाम जो ऑटोमेशन की इंडस्ट्रीज है बिल्ड हो रही है, तमाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आज 2023 के अंदर एक बड़ी आवाज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसकी तमाम तर जो खूबियां हैं दुनिया को बताई जा रही हैं। एक भरपूर ऑटोमेशन की तरफ दुनिया जा रही है, नए रिमोट बन रहे हैं, नए ड्रोन्स बन रहे हैं। आज तो ड्रोन्स यानी कि आज आग बुझाने के काम भी ड्रोन आ रहा है, सामान ले जाने के खिलाफ भी ड्रोन आ रहा है, मॉनिटरिंग करने के खिलाफ के लिए भी ड्रोन इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी मशीनरी बन चुकी है जो कि एग्रीकल्चर लैंड के अंदर जो है ना इस्तेमाल हो रही है। ये तमाम के बावजूद आज इंसानियत यानी कि होना तो ये चाहिए था कि हमारी प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बढ़ती, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी आगे बढ़ती और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इनके साथ मुंसलिक होते हैं, इंडस्ट्रीज के साथ, और इंसान जो है एम्प्लॉयमेंट बढ़नी चाहिए थी, इन्फ्लेशन लो होना चाहिए था। लेकिन जनाब हमें ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आता। तो मैंने आज इन्हीं तमाम गुफ्तगू को पर बात करने के लिए दो मेहमानों को दावत दी है। दिवांशु नारंग साहब हैं जो कॉलमिस्ट और एक्टिविस्ट भी हैं, और जनाब डॉक्टर फैसल सईद साहब हैं। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। शुक्रिया दिवांशु साहब, बहुत बहुत शुक्रिया एक दफा फिर ज्वाइन करने का कम्युनिटी टॉक को। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी, और नया साल की मुबारक हो सभी को। हाँ, और डॉक्टर फैसल सईद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर मेरे प्रोग्राम में आपने ज्वाइन किया है। और इंशाल्लाह डॉक्टर फैसल सईद और दिवांशु साहब की ये जोड़ी आपको महीने में एक दफ़ा आप ज़रूर नज़र आएगी। इस साल हमने प्लान किया है कि हम अपनी लोकल पॉलिटिक्स के हवाले से इन दोनों हजरात को अपने प्रोग्राम में लिया करेंगे। शुक्रिया फैसल। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, प्रोग्राम देखिए फैसल, तो आपको पता है कि हम जो बात कर रहे हैं कि आज जाहिर बात है 2024 के पहले हफ्ते में हम पहला हफ्ता है और हम खड़े हैं, हम दुनिया को देख रहे हैं कि जो हमारे पीछे साल गया है वो कैसे गया है। तो दो बड़ी, तो एक तो जंगें नजर आ रही हैं इस वक्त भी चल रही हैं जो शुरू हुई हैं 2023 के अंदर, और जिसने काफी सारी जो है ना पॉलिटिकल सिनेरियो को दुनिया की ना काफी तकसीम किया हुआ है। उसमें एक जंग तो जाहिर बात है यूक्रेन और रशिया की है जो कि चल रही है, जिसमें यूरोपियन ब्लॉक पूरा एक तरफ हमें नजर आता है और नॉर्थ अमेरिका भी, और दूसरी तरफ जो है वो जाहिर बात है रशिया और उसका जो ब्लॉक है वो हमें दूसरा नजर आता है, और इंटायर वर्ल्ड। और फिर बीच में बहुत सारे मीडिएटर, चाइना, अरब, ये सारे लोग मीडिएटर का रोल अदा करने वाले। और एक दूसरी जंग जो बहुत 75 सालों से ही जारी है, हल्की फुल्की झड़प तो हमेशा ही चलती रहती है वहां पर, दो चार लोगों का मरना तो हम सुनते ही रहते हैं। और लेकिन अब ये बहुत बड़ा डिजास्टर हमें नजर आता है वो साबरा शतीला के बाद। साबरा शतीला के जो कैंप के ऊपर जब एक वाकया हुआ था जिसमें एक बड़ी तादाद में मैसेकर हुआ था, उसके बाद ये एक बड़ा वाकया हमें नजर आता है
कि जो कि अभी 21,000 से ज़्यादा लोग जो है वो जहाँ बहक हो चुके हैं। पूरा गज़ा की जो पट्टी है, स्पेशली जो खान यूनिस और जो उनका जहाँ पर जो कैंपिंग एरिया था, वो बिल्कुल कम्प्लीटली तबाह होकर रह गया। तो इसके ऊपर ये दो जंगों के असरात, मैं दिवांशु साहब से शुरू कर लेता हूँ। दिवांशु साहब, इन दोनों जंगों के असरात दुनिया पर कैसे नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, मैं आपने जो टॉपिक उठाया है, अनफॉर्चुनेटली ये एक इतना गमगीन करने वाला टॉपिक है। साल के पहले पहले शुरुआती दिन में ही हम्म, कि जो गाजा में जो जो पैलेस्टीनियंस के साथ हो रहा है, हम्म, उसने दुनिया की हकीकत सामने ला दी है। स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड का गंदा चेहरा सबको दिखाया है। और ये दिखाया है फिर से कि रेसिज्म और रिलीजन, ये दो चीजों के जो जो मुखौटा पहन के वेस्ट रहता था, वो बिल्कुल टोटली उतर चुका है। हम्म, इस समय जो पैलेस्टाइन में हो रहा है, वो किसी भी तरह से, वो बात करते हैं कि 7 अक्टूबर का उसका रिस्पांस है, वो कहीं से भी 7 अक्टूबर का रिस्पांस नहीं है। वो एक सोची समझी जेनोसाइड है, जिसमें उनका ये पूरा इरादा है कि न सिर्फ 141 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर के गाजा के एरिया को, बल्कि वेस्ट बैंक और पूरे पैलेस्टीनियन कॉन्सेप्ट का, द कॉन्सेप्ट ऑफ टू नेशन, द कॉन्सेप्ट ऑफ पैलेस्टीनियन इंडिपेंडेंस, उसको कुचला जाए, खत्म कर दिया जाए। हम्म, एक तरफ एक था कि ज्यूज और पैलेस्टीनियंस, ज्यूज और अरब एक साथ मिलकर रहेंगे। अब जो ज़ायोनिस्ट थिंकिंग जो है, और जिसको सबसे दुख की बात है कि पूरा का पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड लेड बाय बाइडेन हैज सपोर्टेड दैट, हैज बिकम अ ह्यूमन ट्रॉमा। बल्कि मेरे को आज के दिन में, माफ कीजिएगा मेरी बात को, पर मुझे कई बार शर्म आती है कि मैं जिस देश में रहता हूं, उस देश के लोग इस बात को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। हम्म, और दूसरी चीज जो सब सामने, जो इसमें दुख पैलेस्टीनियन स्ट्रगल में आ रही है, जो समझ में भी आना बड़ा मुश्किल रहता है हम लोगों के लिए, कि जो मुस्लिम वर्ल्ड है, वो भी टोटली यूनाइट होके पैलेस्टीनियंस के साथ खड़ा नहीं हुआ है। हम्म, मतलब चाहे आप, मैं समझता हूँ पैसे के चक्कर में आदमी का ईमान इतना बिक जाए हम्म, कि दो चार देशों को छोड़ के, चाहे येमेन हो, लेबनान हो, जो बड़े बड़े जो पावरफुल देश हैं, वो टोटली साइलेंट है। ये हम्म, समझ में भी नहीं आता कि लोग मर रहे हैं। अब तो मतलब, पहले तो हम सुनते थे 50 100, अब तो हजारों की तादाद में, 21,000 22,000, ये नंबर्स बन चुके हैं। केवल जिंदगी नहीं, नंबर्स बन चुके हैं। लोग लगातार मर रहे हैं। इंडिया एक टाइम पे, यासिर अराफात जी के टाइम पे, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, पीएलओ के का इंडिया एक बहुत स्ट्रॉन्ग नॉन अलाइंड फोर्स थी, जो इन सबको सपोर्ट करती थी। इंडिया आज मोदी के राज्य में, मोदी के उसमें, वहां पे एक एंटी इस्लामिक व्यू थॉट बन चुका है, जो इतना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है कि इंडियन सपोर्ट जो है, वो पैलेस्टीनियंस के लिए ना के बराबर ही है। पर मुस्लिम देशों की सपोर्ट उनके लिए ना हो, या सामने आके वो उनके लिए लड़े नहीं तो खड़े भी ना हो, ये हम्म, दो देख के बहुत दुख होता है। तो हालांकि ये एक दुखद इशू है, पर इस युद्ध ने वर्ल्ड की मेंटालिटी, दैट मनी इज द ओनली किंग, एंड हम्म, दैट रेसिज्म एंड रिलीजन, द रिलीजियस वॉर्स आर गोइंग टू कंटिन्यू, not for this decade, maybe at least for the next few years, that has shown. तो यूक्रेन और रशिया का सवाल है, that is also not a Ukraine and Russian thing. It has become more of an American and Russian thing. क्योंकि यूक्रेन को सारा पैसा जो है, वो एक तरह से अभी भी $150 मिलियन जो भेजा है बाइडेन ने, विदाउट द अप्रूवल ऑफ कांग्रेस, it is totally a war of America versus Russia. It is a हम्म, clandestine war being fought by America, and that because Russia did not want Ukraine to become a part of NATO. We all know that. हम्म, And America was pushing, so they wanted to create a ruckus, and that is what is happening. So the unfortunately, this policy of America is failing. The world is not going to accept America as the leader, and they have become morally bankrupt in terms of their leadership. And what is happening is China, like right now, even in the UN Council, China is supporting Palestinians strongly. South Africa is now raised a case in the international court, which is now being supported by many countries. So there are some other countries which are coming out to lead, in the absence of the Muslim world supporting the Palestinians, and in the absence of US leading a shameful genocide against
ordinary humans. जी डॉक्टर फैसल, बड़ी ज़बरदस्त बात की है दिवांशु साहब ने कि जो ममालिक पहले मतलब कि हमदर्दी का शोर मचा, ह्यूमन राइट्स की बातें, आज पूरा यूरोप अमेरिका ह्यूमन राइट्स के चैंपियंस बने हुए थे, और आज उनका जो डबल स्टैंडर्ड हमें नज़र आता है, और वो चाहे डबल स्टैंडर्ड हमें यूक्रेन में नज़र आए, चाहे हमें फ़लस्तीन में नज़र आए, दुनिया भर में हमें नज़र आता है कि एक डबल स्टैंडर्ड है दुनिया का। और दुनिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ वो पैसों को सलाम करती है और अपने पैसे को बचाने के चक्कर में रहती है। आप कैसे देख रहे हैं दोनों वाकयात को? जी बिल्कुल सही बात है। और जो बात इस दफा सबसे मुख्तलिफ नजर आ रही है कि सरकारी सतह के ऊपर बहुत सी रियासतें जो हैं वो अपने सियासी और माली मफादात की खातिर इसराइल को सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन जो उन मुल्कों के अवाम हैं वो बहुत बड़ी तादाद में बाहर निकल रहे हैं। वो लोग सड़कों पे भी आ रहे हैं, वो लोग सोशल मीडिया में भी बहुत एक्टिव हैं, और फलस्तीनियों के हक में बहुत जोरों की आवाज उठाई जा रही है। ये बहुत मुख्तलिफ काम हो रहा है इस दफा से। और इस सिलसिले में जो उन मुल्कों की हुकूमतें हैं वो भी मुश्किल का शिकार हैं कि वो कैसे अपने पुरानी पॉलिसी को जारी रखें। अच्छा, इसमें एक चीज और जो फैसल आपसे पूछना चाहूंगा कि दिवांशु साहब ने बड़ा अच्छा नुक्ता उठाया कि इसमें जो मुसलमान देश हैं, 56 के करीब हम मुसलमान देश हैं, और हम देखते हैं कि सिवाय ईरान या उसके अलाइज के हमें कोई ऐसी, इवन टर्की बड़ा लीडर मतलब अर्दगान साहब बड़े चैंपियन बन रहे थे अभी कुछ अरसे तक, तो लेकिन सिवाय आवाज उठाने के और इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सके। और लेकिन हम ईरान को देखते हैं कि वो अपनी अलाइज के साथ बाकायदा जो है वो इस पूरे उसके अंदर हमें लीड करता हुआ नजर आता है, चाहे वो हूशी कबाइल हो, चाहे वो जनाब आपके लेबनान के अंदर हजबुल्ला हो। आज भी जो वाकया हुआ है वहां पर जो हमास के लीडर को जो एक टारगेटेड किलिंग की है इसराइल के एक ड्रोन्स ने आकर वहां पर, सौले अल हरारी और आरी साहब जो है वो उस हादसे के अंदर उनके 5-6 लोग और भी थे वहां पर उस अपार्टमेंट के अंदर। बहुत टारगेटेड किया है CIA, उनकी जो स्पाई एजेंसी है मोसाद ने बहुत टारगेटेड ऑपरेशन किया है लेबनान के अंदर घुस के, तो इसके ऊपर आज बड़ा शोर मचता रहा है पूरे पूरे मीडिया के अंदर। तो आप ये कैसे देखते हैं कि मुसलमानों के अंदर, मतलब मुसलमानों में खासतौर पर सऊदी अरब है, उसका तो रोल हमें बड़ा, कोई पॉजिटिव रोल हमें अभी तक तो नजर नहीं आता। हालांकि बस चले इस हद तक है कि UNO के अंदर एक करारदाद सीज फायर की आगे उसको लीड कर रहे थे, लेकिन उसके अलावा तो हमें कोई रोल नजर नहीं आ रहा उनका। नहीं, और सऊदी अरब का तो बल्कि खास तौर पे ये है कि इस जंग के शुरू होने से पहले वो बहुत प्रो इसराइल पॉलिसी पे चल रहे थे, बहुत प्रो अमेरिका और प्रो इसराइल सिचुएशन थी। तो अब उससे हट के बहुत बड़ा टर्न लेना उनके लिए भी बहुत मुश्किल है, लेकिन अवाम का प्रेशर उनको भी फेस करना पड़ रहा है। और अगर वो ज्यादा नहीं करेंगे तो आलमी सतह के ऊपर बिल्कुल तनहा रह जाएंगे ये मुसलमान लीडर जो, तो उसको कैसे हैंडल कर रहे हैं बहुत बड़ा चैलेंज बन रहा है। नेटिव सही कह रहे हैं आप। अच्छा, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यूक्रेन के हवाले से मैं थोड़ा सा चाहूंगा स्पेसिफिक हो जाए, क्योंकि मैं देख रहा था कि अमेरिका के अंदर जो है ना एक खास, दिवांशु साहब, एक खास किस्म की मुजाहमत हमें नजर आती है अमेरिका के अंदर, खास तौर पर कि जनाब वहां पर जो है ना वो मतलब जो पैसे दे रहा है अमेरिका या बाइडेन साहब अमेरिका पैसे दे रहे हैं, पब्लिक उनके साथ नहीं है, इवन पार्लियामेंट भी उनके साथ नहीं है। नहीं, देखिए ऐसा है कि जो अमेरिका हो या कनाडा हो, जो आजकल देश की हालात हैं, जिस तरह से लोग प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, जिस तरह से रिसेशनरी टेंट्स पूरे इकोनॉमी में छाए हुए हैं, उसमें कोई भी आम आम आदमी जो है वो पहले अपनी जिंदगी को देखेगा। और जब वो देखेगा कि उसके पास खाने को पैसा नहीं है, उसका CPP काटा जा रहा है, उसका सोशल नेट जो है वो कर्टेल किया जा रहा है, और ग्रोसरी की प्राइसेस इतनी बढ़ रही है, हर तरीके से उसको, हर जगह से उसको उसको ये पैसा कोई बाइडन का या ट्रूडो का पैसा या किसी का पैसा, पर्सनल पैसा नहीं है, ये पैसा हमारा ही है जो उधर बांटा जा। तो जब हम खुद प्रॉब्लम्स में रहे और ये पैसा जाए एक ऐसी लड़ाई के लिए, एक ऐसे वेपन सिस्टम के लिए जिसका कोई फायदा नहीं है दुनिया को, तो ऑब्वियसली लोग जो है वो एक टाइम पे, हर चीज का एक सिंपैथी का उसका एक लेवल होता है, एक टाइम होता है, वो वक्त पूरा हो चुका है। मैं यहाँ पे देखता हूँ, मैं इलेक्शन टाइम पे यहाँ पे देखा हूँ, अभी मैं पिछले 1.5 साल से देख रहा हूँ, यूक्रेनियन रेफ्यूजीज हैं वो यहाँ पे आते हैं, उनको पैसा देना, हर महीने का 2,000 3,000 4,000 डॉलर घर रहने का देना, सब तरह की फैसिलिटीज देना, खुलेआम ऐसे कर रहे हैं। और यहाँ पे वही रेफ्यूजीज अगर श्रीलंका, सूडान, अफ्रीका, बांग्लादेश, हमारे यहाँ से कहीं से आते हैं,
तो वो बॉर्डर पे मर रहे हैं, ठंड में मर रहे हैं, उनको घुसने नहीं दिया जा रहा है, सब तरह की प्रॉब्लम खड़ी की जाती है, ये केवल रंग भेद है। और मैं इसके खिलाफ हमेशा आवाज उठाता रहूं, क्योंकि ये बात गलत है। अगर देश की कोई पॉलिसी हो, अगर प्रॉब्लम यूक्रेनियन को है, तो वही प्रॉब्लम बांग्लादेशी या रोहिंग्या रेफ्यूजीज को भी है। सबके लिए कानून समान होना चाहिए। परंतु जो इन देश के पॉलिटिशियंस अभी ये वक्त बदल रहा है, एंड आई होप कि ये वक्त बदले। जो डॉक्टर फैजल ने बात की है सोशल मीडिया के, उसकी वजह से अभी अभी तक ट्रूडो जो है और कनाडा जो है वो टोटली इसराइल का सपोर्टिव था। बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल, देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ शिफ्ट विच इज शिफ्ट इन द हैपनिंग, शेप। दैट इज नॉट इनफ, दैट इज नॉट इनफ। जी हमें जी ये प्रेशर कंटिन्यू करना चाहिए, हमें ये आवाज उठाती रहनी चाहिए, ऐसे प्रोग्राम्स के थ्रू, इंडिविजुअल एक्शन के थ्रू, जॉइंट एक्शन के थ्रू। हमें ये चीजें अपने हाथ में खुद लेनी पड़ेंगी। अच्छा इसमें मैं ये हम बात ऐड करता जी चलूं जी जी फैसल। कि जो बात शुरू हुई थी ना, हाँ हाँ यूक्रेन की जंग जब शुरू हुई तो उसको बहुत ज्यादा इंसानी हमदर्दी और उसके ऊपर लिया गया, हाँ और हाँ, लोगों ने अपनी पूरी तवज्जो, पूरी सपोर्ट उसके लिए दी। लेकिन उसके बाद जब दोगला चेहरा सामने आया तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों की तवज्जो उससे हटती जा रही है। बहुत कम लोग जानते हैं कि जब यूक्रेन की वॉर शुरू हुई तो ना सिर्फ इंसानी महाजरीन को वहां से लाया गया, बल्कि कनाडा ने 4 लाख कुत्तों को इमिग्रेशन दी थी यूक्रेन से कनाडा आने के लिए, मुकम्मल अखराजात के साथ। ये कितना बड़ा बार था जो हमारी इकोनॉमी में पड़ा। लेकिन अब लोग देख रहे हैं कि क्या हमें वाकई ये करने की जरूरत है या नहीं। अच्छा देखिए, एक एक तरफ तो ये जाहिर बात है जंगें अपने साथ जो हैं वो मुसीबत ही लाती हैं, और दुनिया ने कई जंगें देखी, बड़ी बड़ी जंगें भी देखी हैं, और जो असरात जाहिर बात है पड़ते हैं अक़वाम पर और दुनिया पर, और हम सब जी जानते हैं, चाहे वो 9/11 के वाक़यात हों, चाहे वो इराक़ का जंग हो, या अफ़गानिस्तान की जंग हो, या चाहे आज गज़ा के अंदर हो रही है, कल यूक्रेन में हो रही है। दुनिया लड़ती रहती है आपस में, चाहे वो अफ्रीका के बिल्कुल। ममालिक के अंदर जंगें लड़ी जाती हैं, उसके असरात अपने होते हैं। अच्छा, हम देख रहे हैं कि 2022 के अंदर जो ग्लोबल ग्रोथ जो है ना वो आ, वैसे तो शुरू हो गई थी कोविड-19 के बाद से, ग्लोबल ग्रोथ जो है वो बड़ा नीचे आना शुरू हुई है। 2023 में हम 2022 में ग्लोबल ग्रोथ जो थी वो 3.5% थी, और जो अब कम होकर जो है वो इस साल जो है वो 3% पर आ गई है, और इसके भी इम्कानात हैं कि इससे भी नीचे की तरफ कुछ ना कुछ सफर और मजीद करेगी 2024 के अंदर। अब कहां जाके ठहरेगी, जरा इसको कैसे देख रहे हैं कि क्या वजूहत है ग्लोबल? देखें ना, जमीनें तो वही हैं, सब चीजें वही हैं, इंडस्ट्रीज भी वही है, तो क्या वजह है कि ग्लोबल ग्रोथ की कमी कैसे नजर आ रही है? आप क्यों क्यों आ रही है, क्या वजूहत है इसकी, आप लोग कैसे देखते हैं? जी फैसल भाई, आप शुरू कर लेते हैं इसको, फिर मैं आता हूँ ग्लोबल निवाश। ग्रोथ में सबसे बड़ा जो फैक्टर आ रहा है हाँ, कि जो बहुत बिजनेसेस थे, खास तौर पे स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस, हम्म उन्होंने बहुत ज्यादा पे किया है कोविड पेंडेमिक के लिए। हम्म बहुत से तो उसी दौरान बंद हो गए, और फिर जो सरवाइव कर गए वो उसके बाद वो लड़ाई लड़ रहे हैं, एंड दे आर फाइंडिंग एफिशिएंसीज, फाइंडिंग कट डाउन इन देयर रिसोर्सेज। बहुत सारे ले ऑफ्स हो रहे हैं। जॉब रेट जो है, जो एकदम से बढ़ा था कोविड के खत्म होने के बाद, वो दोबारा से नीचे की तरफ जा रहा है। तो जो 2023 का जो दूसरा हाफ था उसमें बहुत लोगों ने जॉबें लूज की। अभी खबर ये है कि 2024 के भी शुरू में मजीद जॉबें कट ऑफ होंगी। तो जब लोगों के पास जॉब नहीं है और आगे भी उनको कोई मजीद जॉब अच्छी मिलती नजर नहीं आ रही, तो बहुत खतरा हो जाता है कि क्या करेंगे। लोग अपनी जरूरियात जिंदगी के लिए परेशान हैं, कीमतें दुगनी तिगनी हो चुकी हैं, और किराए जो हैं वो बहुत बढ़ गए हैं। जो लोग मॉर्गेज लेके घरों में रह रहे थे, मॉर्गेज की रेट इतने ज्यादा ऊपर चले गए हैं। अभी इस साल जो है कनाडा में 20%, जो 1/5 ऑफ द मॉर्गेज होल्डर्स हैं, उनके मॉर्गेज रिन्यू होंगे। तो नए रेट के ऊपर रिन्यू होंगे। क्या वो उसको अफोर्ड कर सकेंगे? कितनी मजीद बैंकरप्सीज आएंगी? बिल्कुल सही तो बात। बहुत ज्यादा खतरे मंडा रहे हैं उफक के ऊपर। जी देवांशु साहब, ये इसमें मैं आरिफ भाई, आपने जो चीज उठाई थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। मैं इस इकोनॉमी पे जाने से पहले मैं एक बात जरूर वॉर्स की बात करना चाहूंगा। मैंने जो पिछले मैं 8-10 साल से इस चीज को थोड़ा क्लोजली मॉनिटर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे ये लगता है कि ये वॉर्स होती नहीं है, करवाई जाती हैं। अच्छा। और ये कुछ कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज हैं, कुछ कैपिटलिस्ट कंपनीज हैं
ये सब स्टेज मैनेज्ड होता है। इस समय ये जो पैसा जा रहा है, व्हाट इज दिस मनी? दिस इज बेसिकली अमेरिकन एंड कैनेडियन एंड वेस्टर्न कंपनीज which are making billions of dollars by ensuring that they give weapons and they give supplies for these wars. So while it is a war and while it is supposed to be money which is going out, but it is also a tremendous amount of profit boosting which is happening to many companies, especially in America and Canada and England. So we have to think in terms of this also. ये problems, मरते हम लोग हैं, मरते ऑर्डिनरी लोग हैं। हमारी बलि देके लोग पैसा कमाया जा रहे हैं। इस बात को जब हम इन वॉर्स को सपोर्ट करते हैं, जब हम सो कॉल्ड सिंपैथी करते हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि बेसिकली खिलवाड़ हमारी जिंदगियों के साथ ही किया जा रहा है। कुछ लोग कर रहे हैं और कुछ लोग करवा रहे हैं। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और आइए कुछ हमारे जो स्पॉन्सर साइट्स देखते हैं और उसके बाद हम वापस आते हैं। Then let Talhava Tea serve you the best. तो नाज़रीन, वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे कि दुनिया के अंदर जो ग्रोथ है वो भी एक 2023 के अंदर 2022 के मुकाबले में कम हुई, और जाहिर बात है उसके नतीजे में इन्फ्लेशन तमाम ही मुल्कों के अंदर जो है वो हाई नंबर के ऊपर है। बहुत सारे उसकी जाहिर बात है, जब आप इन्फ्लेशन हाई होता है तो उसके अपने असरात होते हैं। मैं दिवांशु नारंग साहब से सवाल पूछा था कि क्या असरात होते हैं, क्या असरात कनाडा के अंदर हो रहे हैं और दुनिया के अंदर आप कैसे देख रहे हैं कि तमाम जो ग्रोथ नीचे गई है, ओवरऑल ही ग्रोथ नीचे गई है, और इंडस्ट्रीज भी वही हैं, सब कुछ वही है। एक फैक्टर तो अपने फैसल ने बताया कि जनाब स्मॉल इंडस्ट्रीज और जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको एक धचका लगा है, इसकी वजह से जो है वो ये काफी सारा जो ग्रोथ है वो नीचे आया है। आप कैसे देख रहे हैं कि ये जो इस बार जो ग्रोथ कम की जा रही है, दिस इज अ मैन्युफैक्चर्ड रिसेशन। ये कोई रिसेशन अपने आप नहीं है जैसे 2008-9 वगैरह में, या कोई देयर वाज अ क्राइसिस व्हिच हैपेंड बिकॉज़ ऑफ हाउसिंग प्रॉब्लम्स एंड ऑल। दिस इज अ मैन्युफैक्चर्ड। हम चाहे कोई भी दुनिया का कोई भी बैंक ले लीजिए, जब कोविड के टाइम पे सबको पैसा दिया गया और इन्फ्लेशन इतना ज्यादा बढ़ गया कि कहीं पे 8%, कहीं पे 12%, कहीं पे 6%, हर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन था। और दूसरा ये जो यूक्रेन वॉर हुई, जो सप्लाई चेन क्राइसिस वगैरह हुई, उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन बढ़ा था, अब उसको कर्व करने के लिए पूरी दुनिया के फेडरल बैंक्स ने इन्फ्लेशन को कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाने शुरू किए। और जैसे जैसे हमारे श्री परम पूज्य फेडरल बैंक ऑफ कनाडा के इंचार्ज ने तो स्ट्रेट अवे 1% बढ़ा दिया। उन्होंने तो 2022 में जहां पे हम 2020 में जहां पे हम 0.25% थे, उसको खींच खींच के फटाफट जो है 5% पे लेके आ गए। दे लाइक बैंक ऑफ कनाडा वेंट स्ट्रेट अवे ज़ूम एंड दे हैव कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड विद द ऑर्डिनरी पीपल। बट दिस इज व्हाट हैज हैपेंड एवरीवेयर। हर बैंक ने कोशिश किया कि इन्फ्लेशन रेट को कर्टेल किया जाए और जो सो कॉल्ड टारगेट 2% है उसके पास लाया जाए। कुछ इकोनॉमीज में इसके लिए फिनिकी हैं, जैसे कनाडा में हमारे बैंक ऑफ कनाडा के हेड हैं, वो फिनिकी है। कुछ इकोनॉमीज में वो लोग उतने फिनिकी नहीं है, उन्होंने अपने कर लिए ठीक है, 2 पे ना आए, 3 आ जाए, 3.5 आ जाए, 4 आ जाए, हम इससे काम चला के हम अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ में रखेंगे तब भी। विच इज वाई इफ यू लुक एट यूएस, the Feds have decided, came out with a policy statement last month that they are done with the interest rate hike, that they also announced that they're going to have 3 interest rate cuts in 2024 itself. They actually announced that. जबकि बैंक ऑफ कनाडा ने लास्ट टाइम भी जब उन्होंने अनाउंस किया, तब भी जो अगेन मैं उनको परम पूजनीय इसलिए कहूंगा कि वो थोड़े बिल्कुल ही अलग भगवान बने हुए हैं। उन्होंने तब भी ये कहा हम अभी भी बढ़ा सकते हैं। आई मीन व्हाट द हेल, यू आर अभी भी आप कह रहे हैं हम अभी भी बढ़ा सकते हैं। आपने कोई डायरेक्शन नहीं दिया कि आप कहते हैं कि 2025 तक 2025 के एंड तक, अब इस समय इकोनॉमी सीआईबीसी के और आरबीसी के लोग बात कर रहे हैं कि 3.5% तक गिर जाएगा, which is a thought till 2025 end, whereas the US itself is talking about 0.75% decrease at least in 2024 itself. So these are basically thoughts about, this is basically a manufactured recession. और जब इंटरेस्ट रेट, अब आप मैं अपनी मॉर्गेज में अपना उदाहरण दे सकता हूँ कि मैंने वेरिएबल रेट मॉर्गेज लिया था, वन ऑफ माय प्रॉपर्टीज, एंड आई वाज पेइंग 1.93% रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्लियर। टुडे आई एम पेइंग 6.53 प्राइम रेट ऑफ इंटरेस्ट। मेरी जो मॉर्गेज थी अगर वही रहती तो इंटरेस्ट तो
इंटरेस्ट, सारा का सारा इंटरेस्ट में जा रहा था, उसके अलावा भी मेरा जो है अमोर्टाइजेशन पीरियड बढ़ता था। दिस इज अ प्रॉब्लम विच एवरीबडी इज फेसिंग। और जैसे डॉक्टर फैजल ने बोला कि 20 many of the people who took fixed mortgage, they are going to be renewing this year, this and in 2025 this is going to be a huge problem. And there are bound to be more bankruptcies. But again, there is a disconnect between the Bank of Canada and the ordinary people, which is where these problems are going to happen. Or with such a high interest rate hike, again, there is the money is difficult for people to get. घरों की रियल स्टेट की प्रॉब्लम है, नए घर बनाने के खरीदने वाले कोई नहीं है, तो अगेन रियल स्टेट इंडस्ट्री इज गोइंग डाउन, ग्रोसरी प्राइसेस आर एनी आउट शॉर्ट अप। आज टोरंटो स्टार आप पढ़िए, 100 टॉप सीईओज, their average CEO salary is $14.7 million. Can you believe we are talking about a recession time and they had a 125% increase in their salaries in 2023? We have a total disconnect in economy. And another thing is that none of the bank is showing that their profit is loss. No. प्रॉफिट दिखाता ही नहीं। आप ये देखिए, हमारे जो टोटल 5 बैंक है, डॉक्टर फैजल यहाँ पे हैं, पांचों के पांचों बैंक्स अपने प्रॉफिट किसी और कंट्री में, मैं कंट्री भी पता है, हर एक बैंक की अलग, वो अपने प्रॉफिट कहीं और बुक करते, दे डोंट इवन शो प्रॉफिट्स हियर। Whatever they are making money, No, they but are paying I nothing. don't think so. No Any tax. bank in the world is in the loss during this inflation. So they are making the money. नंबर एक, अच्छा एक चीज और जो मैं अभी पिछले दिनों, we ordinary people are suffering, and we are going to continue. We are going to have a very difficult year in 2024. We're going to have a very difficult year in 2025. मैं सबसे यही गुजारिश करूंगा, ठंडी सांस ले, जो कार्य कर रहे हैं उसको करते जाएं, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करें, एंड प्रिपेयर फॉर अ डिफिकल्ट टाइम। डेफिनेट। अच्छा, अच्छा मैं ये फैसल देवांशी की बात में मैं हाँ। एक चीज कहता चलूं कि ये जो रेट कट्स की बात कर रहे हैं, ये प्योरली इकोनॉमिक नहीं है, ये भी बहुत मैन्युफैक्चर्ड और पॉलिटिकली मोटिवेटेड मैन्युफैक्चरिंग है। यूएस में उन्होंने ये पॉलिसी क्यों रखी? क्योंकि ये साल उनके लिए इलेक्शन का साल है। जो भी इलेक्शन का साल होता है, वो 4 सालों में से हमेशा बेस्ट रिपोर्ट्स, बेस्ट नंबर्स दिखाए जाते हैं। तो अगर वो 3 कट्स इस साल में शो करेंगे, पीपल विल फील गुड अबाउट इट, और लिबरल्स विल, डेमोक्रेट्स विल हैव अ बेटर चांस ऑफ सम वोट्स। हमारे पास इलेक्शन का साल अगला साल है 25 का, तो हमारे रेट कट जो है वो 25 में लाइन अप किए जाएंगे। अगर अभी कर देंगे तो वो अर्ली फायरिंग हो जाएगी और लोगों को याद नहीं रहेगा वोटिंग के टाइम पे। which proves the point that this is not about economy. This is only about हम लोगों की केयर नहीं है, इन लोगों को हमारी केयर नहीं है। This is only about how to make most out of ordinary people and give the money to the rich. This is what is happening. अच्छा एक तरफ आते हैं कि एक, मैं पिछले दिनों कुछ साहब की महफिल में बैठा हुआ था, तो वहां पर ये डिस्कशन हुई और उन्होंने कहा कि ये जानबूझकर रेट हाइक की गई, कंज्यूमर साइड के ऊपर भी जानबूझ के किया जाए ताकि हम आदी हो जाएं इसके, कि हम महंगी चीजें खरीदने के आदी हो जाएं, ताकि रेट को लाके वहां पर रख दें। और ये जाहिर बात इसके पीछे वो जो ग्रीडीनेस है, वो जो तो एक मेंटालिटी है, और उसके पीछे तो आप दोनों भी ऐसा समझते हैं कि ऐसा ही है? वाकई लोग तो इस तरह सोच रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब बिजनेसेस शुरू हुए, सदियों तक एक कामयाब बिजनेस की खूबी ये गिनी जाती थी कि वो सोसाइटी को बेहतर बनाता है, सोसाइटी की बेहतरी के लिए चीजें प्रोड्यूस करता है। उसके बाद एक इकोनॉमिस्ट आए फ्रीडमैन के नाम से, उन्होंने थ्योरी पेश की कि नहीं, सीईओ का काम जो है वो सिर्फ प्रॉफिट बढ़ाना है, सोसाइटी को बेहतर करना नहीं है। इस थ्योरी के ऊपर उनको नोबेल प्राइज भी मिला। और जब से अब तक जो है इकोनॉमी बिल्कुल यू टर्न लेके अब सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ग्रीड की तरफ चल रही है। पिछले साल से बेहतर। हाँ, और वो सीईओ भी इसीलिए लेकर आया था कि वो पिछले वाले ने थोड़ा सा नीचे किया काम, तो उसको हटा के दूसरा सीईओ लेकर आता है। राइट, बिल्कुल ऐसा ही है जी। मैं आरिफ भाई एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। आप किसी भी ग्रोसरी स्टोर में चले जाएं, वॉलमार्ट, कॉस्को, मैं तो कॉस्को में भी देख रहा हूँ, हर जगह आप चले जाएं, ग्रोसरी की प्राइसेस बढ़ रही है, परंतु आप हर जगह जाइए, आपको ऑटोमेशन वहां पे लगा दिया गया है। हर जगह कैशियर हटा के आप खुद ही अपना सारा कुछ स्कैन करें। जब ऑटोमेशन बढ़ रहा है, जब लोगों की सैलरीज, लोगों की जॉब्स काटी जा रही है, और जिनको ये सब हो रहा है, और सीईओ की सैलरी तब भी
125% बढ़ रही है, तो ये क्या डिस्कनेक्ट है? ये किसके लिए कार्य हो रहा है? दिस इज द वर्क ओनली फॉर द टॉप एग्जीक्यूटिव्स एंड फॉर द शेयर होल्डर्स एंड फॉर द पॉलिटिशियंस एंड फॉर अ फ्यू पीपल हु कंट्रोल द वर्ल्ड। हम लोगों के लिए परेशानियों का दौर जो है वो और बढ़ता जा रहा है। डोंट थिंक दिस ऑटोमेशन और दीज थिंग्स, दिस इज टोटली 100% मैन्युफैक्चर्ड। ऑल दीज रेट हाइक्स वर मैन्युफैक्चर्ड। और जैसा डॉक्टर फैजल ने कहा, इलेक्शन टाइम पे कम कर देंगे, हम ताली बजा के कहेंगे भैया इन्होंने हमारा कार्य कर दिया। दिस इज ऑल अ गेम विच इज बीइंग प्लेड ऑन ऑर्डिनरी पीपल लाइक आई नो माय थॉट्स may sound a little socialistic or whatever, but unfortunately this is the fact which is being played in real life, and and unfortunately the game is on us. तो बड़ी खूबसूरत अच्छा अच्छा मोड़ लिया आपने गुफ्तगू के अंदर। मैं बात यही सोचा था कि देखिए पूरा ऐसा लगता है कि इस वक्त दुनिया के ऊपर है ना साम्राज्यियत पूरी तरीके से गालिब आ चुकी है। वो जो हम बात करते रहे हमेशा साम्राज्यियत की, और हम एक इकोनॉमिक दुनिया के पास, क्या आप समझते हैं कि कोई और नहीं, जैसे लेफ्ट ने यानी कि कम्युनिज्म ने या सोशलिज्म ने एक पैरेलल नजरिया दिया था कि दुनिया को कि भाई ये भी एक तरीके कार है जिंदगी गुजारने का, ये भी एक फार्मूला हो सकता है। तो आज आप देखते हैं कि कोई चैलेंजेस नजर आते हैं साम्राज्यियत को, क्योंकि साम्राज्यियत तो हमेशा से थी, फिर उसने सर उठा लिया। सर एलॉन मस्क जिस देश में जाता है उस देश का प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर उसके सामने माथा चुकाता है। ओके, बिल गेट्स जहां पे जाता है सब लोग माथा टिकाते हैं। ये दुनिया का सच है, ये आज का सच है। इसको अनफॉर्चुनेटली स्वीकार करना पड़ेगा। और जो भी बात सोशलिज्म वगैरह की थी उस बात को दबाया गया है, और हम लोगों के सोशल मीडिया के थ्रू हमारे दिमाग में ये भर दिया गया है कि कैपिटलिज्म इज गुड। I am absolutely 200% for a person working for better life. There is no doubt about it. But better life का मतलब ये नहीं कि आप वो $15 से $20 की रेंज में ही घूमते रहेंगे, और कुछ लोग जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में घूमेंगे, आपको केवल वो घुमाते रहेंगे। दैट इज नॉट अ बेटर लाइफ, दैट इज बेसिकली अ वर्कर्स लाइफ। हम जब इस देश में आए थे हमको बड़ा I'm sorry, but I'm an engineer. Slowly, all the perks are going away anyhow. तो डॉक्टर फैसल के पास आते हैं। जी फैसल जी, अभी जो कनाडा के ऊपर लेके आते हैं कि बड़ी दुनिया की तो हमने बात की, जो हमें यहाँ पे चीज नजर आ रही है ना, हम तीनों जिस दौर में कनाडा आए थे, तो लोग आते थे यहाँ पे, शुरू की मुश्किलात से गुजरते थे, उसके बाद वो सेटल होके दे वुड अचीव अ बेटर लाइफ। सही बात है। अब जो दौर आ रहा है, लोग आ रहे हैं, तकरीबन हर साल 5 लाख नए इमिग्रेंट एक्सपेक्टेड हैं कनाडा में। वो आते हैं, सिस्टम के ऊपर पूरा जोर पड़ता है उनको हाउसिंग प्रोवाइड करने में, उनको पब्लिक रिसोर्सेज देने में, उनकी सेटलमेंट सर्विसेज में। लेकिन जब वो सेटल हो रहे हैं तो वो देखते हैं कि अब हमारे लिए यहाँ बेहतर मुस्तकबिल कोई नहीं है, तो वो पासपोर्ट लेके कहीं और चले जाते हैं और ग्रीनर पास्चर्स। तो कनाडा के ऊपर जो बेनिफिट होना था इमिग्रेशन का वो नहीं हो रहा, बल्कि नजर आ रहा है कि और ज्यादा लोड बढ़ता जाएगा। यहाँ पर वो लोग रह जाएंगे जो कि लोड बनेंगे सोसाइटी के ऊपर, इंस्टेड ऑफ के वो कोई बेनिफिट होते। बात बड़ी जबरदस्त। लेकिन मैं जरा जो नुकता था ना फैसल, उसको भी मैं जरा हाईलाइट करूं, क्योंकि जब हम आए थे 22 साल पहले, मैं खुद आया हूं इधर, तो एक हमें नजर आता है कि जी जो कम इनकम वाले थे लोग थे उनका टैक्स कम दिया जाता था, और जो ज्यादा इनकम वाले लोग हैं, ज़रा अभी भी वैसा ही है, और ज्यादा वालों से लेके नीचे वालों को दिया जाता था। चाइल्ड से बेनिफिट थे, ये सारी बेनिफिट थे, और बहुत सारे बेनिफिट थे, वो अब भी चल रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं देखते कि ये आहिस्ता आहिस्ता ये जो पर्क्स हम इस्तेमाल आज तक कर रहे हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते जाएंगे, और ये जो थोड़ा सा सोशल रिफॉर्म्स एजेंडा था एनडीपी, और एनडीपी की वजह से मैं कहता हूं कि ज्यादा सोशल, लेकिन एनडीपी खुद कमजोर होती हुई नजर आ रही है मुझे। लेकिन सोशल रिफॉर्म्स जो है ना, वो ज्यादा बेस करते हैं वर्कर क्लास के ऊपर। मैं कनाडा आया था, मेरा बुनियादी ताल्लुक आईटी इंडस्ट्री से है, तो उस वक्त कंप्यूटर के ग्राफिक कार्ड बनाने की 9 कंपनियां थी पूरी दुनिया में। उस 9 में से 8 जो थी वो टोरंटो में थी। अब इस वक्त उनमें से कोई भी यहाँ नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग की जॉब्स इतनी कनाडा से जा चुकी हैं। ऑटो इंडस्ट्री यहाँ पे बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी ओंटारियो के अंदर, सारी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग जो थी यूएस की वो यहीं से होती थी। अब वो सारी जो है वो कनाडा से बाहर हो रही है। तो लॉट ऑफ जॉब्स हैव गॉन आउटसाइड, लेकिन सीईओ की जॉब अभी भी कनाडा में। तो वो जो डिस्पैरिटी है वो बढ़ती जा रही
हाँ, नहीं डिस्पैरिटी। अच्छा इसमें फिर एक, इसमें जी जी अरे भाई, इसमें मैं जी एक जी, चीज और कहना, इसमें थोड़ी बहुत जिम्मेवारी, और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं कहना चाहूंगा, थोड़ी बहुत जिम्मेवारी हम सब लोगों की भी है। हमें ये समझना चाहिए, सोचना चाहिए क्या हो रहा है। आज के दिन में भी जो पॉलिसीज है, चाहे वो सीपीपी है, चाहे वो डेंटल रिफॉर्म्स है, चाहे वो मेडिकल बेनिफिट्स है, चाहे वो फ्री एजुकेशन है, ऑल दीज थिंग्स, अगर ये कंजर्वेटिव्स के ऊपर रखा गया होता, एक भी चीज कनाडा में नहीं होती बिल्कुल ना। सही बात है आपकी। और अगर आगे भी अगर कंजर्वेटिव्स अगर टोटली सत्ता में आते हैं, फेडरल कंजर्वेटिव, उनका पूरा premise ही इस पे बेस्ड है that it has to be a private economy. These things have to be ultimately these things will, क्या हम ऐसी सिचुएशन चाहते हैं कि हमारा मेडिकल टैक्सेबल हो, हम जो अमेरिका की तरह हमारा मेडिकल हो, हमारी एजुकेशन फ्री ना हो, हमारे पास बुढ़ापे के सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स खत्म हो जाए? उसके लिए हम किसको सोच के लाएंगे? हमें वो एक चीज सजी भी बहुत अच्छी लगती है, पर हमें यह भी सोचना चाहिए कि हमारी लाइफ, हमारी, हम यहाँ पे आए भी जो है वो लिबरल्स और एनडीपी जैसी पार्टीज के वजह से आए। आज हम सब कहें कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव, क्योंकि वो बातें इस तरह की कहें, बट रियलिटी हमें नहीं सोचनी बोलनी चाहिए, स्पेशली हम इमिग्रेंट्स को। हम यहाँ पे क्यों हैं और हमारा साथ कंधे से कंधा लगा के कौन खड़े रहे हैं, वो बात हमें हमेशा याद रखनी नहीं, चाहिए। आई दो थिंक दो दो आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट कि एक बैलेंस बड़ा जरूरी होता है, चाहे वो कंजर्वेटिव हो, चाहे वो लिबरल्स हो, चाहे एनडीपी हो। और एनडीपी को 12 लेक, हालांकि हमेशा बहुत कम सीटें लेती है, 12 उनको एक बहुत बड़ा सपोर्ट बैंक लेबर्स क्लास की तरफ से, या ब्लू कॉलर जॉब जितने लोग करते हैं उनकी एक बड़ी सपोर्ट जो है एनडीपी को बहरहाल हासिल है। और एनडीपी को इस मतलब शाबाश तो देनी पड़ती है कि जितनी आज चीजें हम एंजॉय करते हैं, लोअर मिडिल क्लास जो एंजॉय कर रहा है, वो एनडीपी का उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसके अंदर, नो डाउट अबाउट। सर इसमें एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जी ओलिविया जी चाओ मेयर बन के आई टोरंटो की, जी आप हम सब जानते हैं। पिछले 15 साल से ये लोग सब रॉजर्स और बेल और सब बात करते थे, हम सबवे में कनेक्शंस नहीं दे सकते, ये है प्रॉब्लम। ये एक महीने के अंदर entire subways now have a Rogers and Bell connection and all the others. What, this was always possible. This is possible all over the world. पर ये है कि ये सोच, आम आदमी की तरफ सोच रखना, उस पे जो सबवे पे सफर करते हैं हम लोग करते हैं, और हम लोग हाँ। सफर में सफर कर रहे थे बिकॉज ऑफ द कैपिटलिस्टिक पॉलिसीज, बिकॉज दे वांटेड टू मेक मोर मनी। ये बातों को हमें थोड़ा सोचना चाहिए होगा। नहीं नहीं, डेफिनेटली। अच्छा सर, तेजी से जो है ना, क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा महदूद होता है, हम तेजी से आगे बढ़ते हैं क्योंकि कुछ चीजें हैं कि जो, अच्छा जो हम बात कर रहे थे ना कि इस वक्त दुनिया के अंदर जो है आबादी भी जो है ना वो 8.1 बिलियन के करीब आबादी दुनिया की पहुंच गई है। और जाहिर बात एक बहुत बड़ी आबादी है, और जो सबसे बड़ा जो हमें नजर आता है, जो क्राइसिस नजर आता है, वो है फूड क्राइसिस। जाहिर बात है। अच्छा, होता यही है कि जो फूड क्राइसिस है, अब जो गरीब मुल्क होते हैं उनके यहाँ एक्सपोर्ट बढ़ा देते हैं, वो फिर जाहिर बात है ज्यादा अच्छे पैसे मिल रहे हैं तो फूड जो है फिर उनके यहाँ भी महंगा होना शुरू हो जाता है। वो चीज जो उनके यहाँ $2 की मिल रही थी या $1 की मिली थी, वो उनके यहाँ $2 की मिली थी। और फिर यहाँ पर तो क्योंकि वो एक्सपोर्ट होके आता है, तो ये कहते हैं जी एक्सपोर्ट के प्राइसेस बढ़ गए, ट्रांसपोर्टेशन के बढ़ गए, तो यहाँ पर भी प्राइस बढ़ी। तो आप देखें ओवरऑल फूड प्राइसेस जो है वो ओवरऑल हर जगह बढ़ रही हैं। तो आबादी बढ़ने की वजह से आप समझते हैं, लेकिन एक तरफ हम बड़ी खबरें सुनता हूं, मैं तो खैर अक्सर टेक्नोलॉजी के हवाले से सुनता रहता हूं कि जनाब नई रिफॉर्म्स भी आई हैं एग्रीकल्चर लैंड्स के अंदर, नई मशीनरी का इजरा हुआ है। आज कनाडा के अपने अंदर जहां पर सिर्फ एक फसल हुआ करती थी, आज यहां पर सस्कचून के अंदर जो है 2 फसलें होती हैं। वो 2 फसल वहां जिन्होंने जमीनें ली हुई है 2 फसल लगाते हैं। वहां पर मुमकिन नहीं होता क्योंकि आपको पता है बहुत कोल्ड इलाका है वो, लेकिन वहां पर उसके बावजूद जो है वो 2 क्रॉप्स वहां पर जो है ना बिल्ड हो रही हैं। लेकिन फिर ये रोना किस बात का है कि जी आपको लगता है ये भी एक फेक है, सिर्फ कीमतें बढ़ाने के लिए जो बीच में आड़ती है वो ड्रामा कर रहा है? ये बिल्कुल एक फेक सिचुएशन है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है, जो किसी जमाने में किसान की कंट्रोल में होता था, अब वो भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड के कंट्रोल में है। कॉर्पोरेट्स अपने प्रॉफिट को बढ़ाने की खातिर एक आर्टिफिशियल लेवल मेंटेन रखते हैं। अगर आप ये देखते हैं कि दुनिया में फूड की प्रोडक्शन जो है वो बढ़ रही है, तो उसके साथ आप ये भी देखें कि उसका वेस्टेज कितना बढ़ रहा है। अमेरिका में कितनी पैदावार जो है वो समुद्र में फेंक दी जाती है, बजाय इसके कि जिन मुल्कों में उसकी जरूरत है वहां पे उसको पहुंचाया जाए। क्योंकि अगर वहां पहुंचा दिया गया तो वो भारी जो पॉलिटिकल गेन वो अचीव करते हैं एड दे के, वो नहीं मिल सकेगी।
तो उसके लिए बेहतर है कि हम फूड को, जो एक्सेसिव फूड बनी है, उसको वेस्ट कर दें, स्टोर करने की बजाय या ट्रांसपोर्ट करने की बजाय। और अमेरिका इस सिचुएशन में मेरा सलूट है इंडियन फार्मर्स को कि उन्होंने कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर के खिलाफ स्टैंड लिया, आवाज उठाई। हाँ, सालों तक जो है उसके खिलाफ वो होल्ड अप किया और उसको कंट्रोल किया। नहीं नहीं, बाकी लोगों ने मैं जो और जरूरत है, दिवांशु साहब इसके लिए बहुत मैं और दिवांशु साहब इसके ऊपर प्रोग्राम कर चुके हैं। हमने बड़ी सपोर्ट की थी उन फार्मर्स की यहाँ पर बैठकर बिल्कुल टोरंटो से, और मैं समझता हूँ कि इट वाज अमेजिंग मूवमेंट। और वो मूवमेंट अगर इंडिया में नहीं चलती तो आज बेचारा गरीब फार्मर जो है वो बहुत और ज्यादा मुश्किलात का शिकार होता, वरना सब कुछ अंबानी साहब के पास होता सब कुछ। बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं, अभी भी क्या है, ये जंग जो है कभी खत्म नहीं होगी। नहीं, ये जंग चलती रहनी चाहिए। हमें हमेशा जो है इन चीजों को, ये काम कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि इन लोगों का हमेशा इरादा ये रहेगा कि कैसे। देखिए, आज के दिन में अगर आप गाजा में देखिए, आदमी सब चीजों से हार जाता है, सब चीजों के सामने खड़ा भी हो सकता है, भूख के सामने हर कोई हार जाता है। आज गाजा में उन्होंने ऐसी सिचुएशन खड़ी कर दी है, मैं देखता हूं, मैं तो फोटोग्राफ और वीडियो देख के दिल दर्द होता है कि एक ट्रक के लिए हजारों लोग लड़ रहे हैं, एक पानी की बोतल के लिए, दो रोटी के लिए हजारों लोग लड़ रहे हैं गाजा में। ये हालत, फूड इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट वेपन ऑफ वॉर फॉर डिकेड्स अहेड। और इसलिए हम लोगों को हमेशा जहां पे भी इस तरह की चीजें देखी जाए, हमें अपनी आवाज अपने फार्मर्स के साथ, अपने किसान भाइयों के साथ आवाज बुलंद करनी पड़ेगी, न सिर्फ उनके लिए, अपने लिए और अपने परिवारों के लिए भी। अच्छा जी, 2023 के अंदर एक और जो आपके अंटारियो के अंदर एक तब्दीली हमें नजर आती है, वो ये आती है कि लिबरल पार्टी की लीडरशिप जो है वो तब्दील हो गई यहाँ पर। और आपको पता है कि लिबरल पार्टी के साथ सानिया ये है कि पिछले 2 इलेक्शन में वो अपनी जो ऑफिशियल स्टेटस है उसको भी बरकरार नहीं रख सकी, और कैथलीन वेन का जो रिफॉर्म्स थे उसकी प्राइस वो आज तक पे कर रहे हैं। तो आने वाले वक्तों के अंदर दिवांशु साहब, आप कैसे देख रहे हैं ये तब्दीली? बॉनी क्रॉम्बी साहिबा जो है वो अब बड़ा नाम है, बड़ी प्रोफाइल है उनकी, और इस वक्त सिटिंग मेयर भी हैं, और जनाब अल्लाह भला करे वो एमपी रह चुकी हैं, काउंसलर रह चुकी हैं, काफी लंबा उनकी प्रोफाइल है। कैसे देख रहे हैं उनको आने से? देखिए, आई विश द बेस्ट, क्योंकि मैं चाहूंगा कि एक सक्षम ऑपोजिशन, अगर सरकार ना बने तो कम से कम एक सक्षम ऑपोजिशन बन के लिबरल्स आए इस प्रांत में आगे। परंतु मेरा ये सोच, मुझे लगता है कि एक एक ग्राउंड लेवल की लीडरशिप उभर के आनी चाहिए थी। बॉनी क्रॉम्बी इज सपोज टू बी स्टिल मोर ऑफ एन एलीट, कनेक्टेड मोर टू द एलीट, एंड शी इज सपोर्टेड, I mean, she gives those looks that she's a part of the elite. और ये मैंने डग फोर्ट, मैंने इलेक्शन में, आपको पता है मैं काउंसिलर के इलेक्शन में भी खुद एक बार लड़ा था, तो मैंने देखा है कि ये जो इलेक्शंस हैं, ये जो कार्य है, ये सब बेसिकली एक एलीट ग्रुप ही सारे कंट्रोल करते हैं। अगर कोई ग्राउंड लेवल पॉलिटिशियन, कोई जमीन से निकला हुआ आता, कोई इमिग्रेंट भी अगर आते, तो शायद वो थोड़ी आवाज और बुलंद करते, क्योंकि लिबरल मूवमेंट जो है आज के दिन में, उसको जगाना पड़ेगा। लिबरल्स टोटली मर चुके हैं इस, न सिर्फ इस प्रांत में, दे आर हैविंग अ प्रॉब्लम, दे आर गोइंग टू हैव एन एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस इवन एट द फेडरल लेवल दिस ईयर, आई मीन इन नेक्स्ट ईयर। So there has to be a change in leadership. There has to be a leadership which has to think of 5 years, 10 years ahead. This election may be a little difficult for Bonnie, but I wish her the best, and I hope कि हम लोग सब और वो जो अपनी टीम चुने, कम से कम उन लोगों को सामने लाए जो लिबरल मूवमेंट को आगे बढ़ा सके। जी, 2 लाइनर। जी जनाब। जी, मेरा ख्याल है कि बॉनी क्रॉम्बी इज इन अ वेरी गुड प्लेस। उसको बहुत एडवांटेज होगा क्योंकि फेडरल में लिबरल्स बहुत बुरी हालत में हैं, और अंटारियो हमेशा जो है वो फेडरल के ऑपोजिट चलता है। तो मोस्ट लाइकली कि फेडरल में कंजर्वेटिव इस दफा जीत जाएंगे, और बॉनी क्रॉम्बी उसका फायदा उठाएंगी। दूसरा ये कि वो जो इशू चल रहा है ग्रीन बेल्ट का और बिल्डर्स के खिलाफ और सब चीजें, तो वो भी बॉनी क्रॉम्बी के हक में जा रही हैं। तो बस मेरा आखिरी सवाल है, उसके बाद क्लोज करते। 2024 के अंदर माशी हालात कनाडा के अंदर कैसे रहेंगे आपके ख्याल में? दिवांशु साहब, मुख्तसर सा जवाब। डिफिकल्ट पीरियड अहेड फॉर ऑल ऑफ अस, वेरी डिफिकल्ट। अपने
बेल्ट बांध के रखें, आप जो कार्य कर रहे हैं उसको सही तरह से करें, अपनी स्किल्स डेवलप करें, एंड if you are able to cross 2024 and go to 2025 with your head held high, that is going to be a great thing done. ओके जी फैसल। जी, अगला इलेक्शन जो कनाडा का लड़ा जाएगा वो रोटी पे लड़ा जाएगा। और इस वक्त मुआशी टॉपिक जो है ना, सबसे बड़ा इशू है। कंजर्वेटिव वादा कर रहे हैं कि हम कार्बन टैक्स काट के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करेंगे। नॉट गोइंग टू हैपन। लिबरल्स की तरफ से लोग जो हैं वो ट्रूडो से हाथ खींच रहे हैं, और जो लीडिंग कैंडिडेट्स हैं उसमें मार्क कार्नी है, क्रिस्टिया फ्रीलैंड है, ये सब इकोनॉमिस्ट हैं जो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये इकोनॉमी को बेहतर बनाएंगे और हमारे लिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेहतर बनाएंगे। लेकिन आपको पता है ना, ये सारे इकोनॉमिस्ट जितने भी होते हैं, ये सारे सीईओ होते हैं, वो काम किसके लिए करते हैं? ठीक है ना, तो वो हमें, आपको पता है कि किसकी इकोनॉमी बेहतर बनाएंगे। बहरहाल ये हमें, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि किन लोगों की इकोनॉमी आगे जाके बेहतर होनी है। बहरहाल मैं एक एनालिस्ट हैं बड़े मशहूर, उनके पढ़ा था मैं, और उनकी जो प्रेडिक्शन है वो ये है कि 2024 के आखिरी अशरे के अंदर जो है वो हालात जो है वो बेहतर हो जाएंगे, और अगले साल जो है वो जीडीपी जो है वो थोड़ी सी आखिरी उसके अंदर नजर आएगी, बढ़ती हुई नजर आएगी कनाडा की जीडीपी। बहरहाल दुआगो रहते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो तमाम इंसानों को अपनी अमान में रखे। अल्लाह ताला ये जो 2 जंगों के अंदर जो मुसीबतें हैं इंसानों के ऊपर, अल्लाह ताला इसको जो है वो दूर करे और लोगों की मुश्किलात को दूर करे, गजा के मुसलमानों की मुश्किलात को दूर करे, यूक्रेन के लोगों की मुश्किलात को दूर करे, और जहां जहां लोग मुश्किलात के अंदर हैं दुनिया के अंदर, चाहे उनका कोई भी मजहब हो, उन सब की मुश्किलात को अल्लाह ताला दूर करे। और तमाम ये जो गुर्बत फैल रही है और ये जो भूख फैल रही है, इफ्लास फैल रहा है, सिर्फ जो हम अफ्रीका में हमें देखते थे, आज एशिया, हर बर्रे आजम के अंदर, बल्कि अमरीका के अंदर एक बड़ी तादाद में लोग होमलेस और भूखे नजर आते हैं हमें। कनाडा के अंदर आप टोरंटो में चले जाइए, हर तरफ इस तरह के लोग एक बड़ी तादाद में नजर आते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन सब लोगों की मुश्किलात को दूर करे। अगले हफ्ते आरिफ जहांगीरी जो है एक नए प्रोग्राम और नए मौजू के साथ फिर हाजिर होगा। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। आप तमाम लोगों को एक दफा फिर 2024 का नया साल मुबारक हो।